हम लोग बहुत सारे नियम बनाए होंगे 2022 में जो फॉलो नहीं किए हैं, उसके कारण आप लोग को गिल्ट भी फील हो रहा होगा। लेकिन 2023 में हम लोग को फॉलो करना है वो नियम। जो पहला नियम है कि हमें लगातार करना है, जो भी करना है हमें लगातार करना है, ठीक है। और इसी कारण हम लोग 50 क्वेश्चन पर डे, 50 ये 100 भी हो सकते हैं, हम तो 100 करेंगे, लेकिन आप लोग पे डिपेंड है कि कुछ भी करें, लेकिन 50 ही क्वेश्चन अगर लगातार करेंगे, पर डे करेंगे, तो आपका एक साल में बहुत मजबूत हो जाएगा। और ये 50 क्वेश्चन घटना चक्र से रहेगा, जो अभी पैटर्न समझ में आ सकता है कि घटना चक्र में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद पढ़ना होगा। अगर घटना चक्र पूरा हो जाएगा तो हम लोग लूसेंट देखेंगे, एनसीईआरटी देखेंगे और उसके बाद करेंगे। अगर अच्छा नहीं लगे तो ये सब मत कीजिएगा, ठीक है, फालतू लगे तो, ठीक है। और ये इसी के लिए आप लोग देखें या ना देखें, हम तो पर डे वीडियो बनाएंगे, पर डे 100 क्वेश्चन याद करेंगे। थैंक्स। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में, ठीक है। गेहूं का। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? मेहरगढ़ से गेहूं। ठीक। कैथोलिक युग किसे कहा जाता है? तो कैथोलिक युग ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। कैथोलिक युग किसे कहा जाता है? तो कैथोलिक युग ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। और सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता सभी को पता होगा कि आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। तो आगे से देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पकी ईंट से बनी इमारत। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पकी ईंट से बनी इमारत। ठीक। और लोथल लोथल बंदरगाह कहाँ है? तो हड़प्पा सभ्यता का। लोथल बंदरगाह किसका अंग है? तो हड़प्पा सभ्यता का अंग है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल भगवा नदी के किनारे है। इसमें प्रश्न था, ऑप्शन के हिसाब से था, तो ऑप्शन हमने क्यूट कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल होगा। लोथल कहाँ है? भगवा नदी के किनारे है। और टेराकोटा टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था कहाँ से? तो बनावली से प्राप्त हुआ था। टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था कहाँ से? तो बनावली से प्राप्त हुआ था। जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं कहाँ से? कालीबंगा। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, ठीक। तो जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं कहाँ से? कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। हड़प्पा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे। तो आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एस एस वत्स और भी थे। जो ऑप्शन में 3 था वही है। तो वह बोगाज बोगाज कोई अभिलेख का महत्व है क्या? बोगाज कोई अभिलेख का महत्व किस चीज से है? तो वैदिक देवी देवताओं के वर्णन मिलता है। बोगाज कोई अभिलेख का महत्व क्या है? तो वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया। इसका प्राचीन नाम पुरुषनी है और आधुनिक नाम क्या है? रावी। ठीक है। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है, ठीक है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, 3रे मंडल में। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? वैशेषिक, जिसके थे प्रवर्तक कणाद, ठीक है। महावीर का जन्म हुआ था कहाँ? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में 599 बीसी में हुआ था, लेकिन इसमें मतभेद है 540 बीसी में। लेकिन अब पूर्णतः क्लियर हो गया कि 599 बीसी में इनका जन्म हुआ, ठीक है। तो आगे आते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में। कब हुई थी? तो 527 बीसी में हुई थी। और महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली, ठीक है। महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। और सबसे सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ 14 पूर्व नाम है ग्रंथ का। सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ जैन ग्रंथ है, ठीक है, 14 पूर्व। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो सारनाथ पे दिया। ये इनका ये क्वेश्चन घुमाया है कि प्रथम उपदेश किस स्थान पे दिया? तो सारनाथ पे, उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन बोला गया, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में 483 बीसी में हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है। और किससे संबंधित है? वही क्वेश्चन आगे आ गया। त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है आत्मदमन। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में क्या समान नहीं है? तो आत्मदमन, क्योंकि बुद्ध भगवान मध्यम मार्ग को अपनाए थे। और जैन धर्म के महावीर स्वामी का कहना था कि वे अपना सब कुछ त्याग सकते हैं, शरीर भी। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो पंचम पीढ़ी का है, ठीक है। पंचम पीढ़ी का बोधि वृक्ष है। अभी जो देखते हैं, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो बराबर की गुफाओं का आश्रय गृह के रूप में उपयोग आजीवकों ने किया था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आते हैं कि
संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखालीपुत्र गोसाल, मखलीपुत्र गोसाल, ठीक है। और पाटलिपुत्र के संस्थापक थे कौन? पाटलिपुत्र से ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे तो उदयीन आंसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं मानना है, पढ़ के मानना। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयीन थे, ठीक है। कि इस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था उदयीन के शासन में, ठीक है। तो किस राजा ने, अगला क्वेश्चन आते हैं, किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो उदयीन ने बसाया था। वही क्वेश्चन आगे आ गया, बहुत बार रिपीट हुआ इसमें क्वेश्चन। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। तो हम लोग जानते हैं लिच्छवी गणतंत्र, वही हो गया वैशाली, ठीक है। वैशाली जो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे आते हैं, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी, उसी का नाम गिरिव्रज भी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आते हैं, अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? तो हर्यक। अजात शत्रु किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के थे। अगला क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, सैंड्रोकोट्स के से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स किसने बोला था? तो विलियम जोन्स ने, ठीक है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप। ये क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। यही क्वेश्चन आगे आएगा, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके लेखक है? इंडिका के। मेगास्थनीज दूत था, मेगास्थनीज दूत था किसका? तो सेल्यूकस का दूत था, ठीक है। तो सेल्यूकस थे जो भेजे थे, वही है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। सारा क्वेश्चन लूसेंट से रिपीट हुआ है, ठीक है। तो किस अभिलेख अगलाते हैं, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़ में, ठीक है। आगे आते हैं, खारवेल का झुकाव किस धर्म के प्रति था? तो खारवेल का झुकाव जैन धर्म के प्रति था। कलिंग नरेश खारवेल, यानी ये भी बोल सकता है खारवेल कहाँ के नरेश थे? कलिंग के। कहाँ से संबंध था? किस वंश से संबंध था? तो चेदी राजवंश से। कलिंग नरेश खारवेल का चेदी वंश से संबंध था, ठीक है। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन, ये बहुत इजी क्वेश्चन माना जा सकता है हिस्ट्री का। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को माना जाता है। और गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त। और किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को, यानी जो जुताई नहीं हुआ हो और जंगली भूमि हो, उसी को अपृहत भूमि बोला जाता है। चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा की थी कब? तो संयुगन के बारे में हम लोग कम पढ़े हैं, अधिकतर पढ़े हैं ह्वेनसांग के बारे में, फाहियान के बारे में, लेकिन संयुगन के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1515 से स्टार्ट हुआ था 1520 तक, लेकिन पहुंचा था कब? तो 1518 ईस्वी में पहुंचा था भारत, ठीक है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ह्वेनसांग का पुस्तक का क्या नाम था? तो कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी था, ठीक है। कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी था। इसमें कश्मीर के राजाओं के इतिहास का वर्णन था, ठीक है। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार। कौन किए थे इसके स्थापना? गोपाल ने करवाया था, ठीक है। तो उदंतपुर शिक्षा केंद्र बिहार, गोपाल, ठीक। कर्नाट वंश का संस्थापक था ज्ञानदेव। और 2-3 क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी? तो धर्मशास्त्र के समय में। और यह है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कैसे कनिष्क, कैसे कश्मीर, यहाँ पे कश्मीर आंसर होगा, ठीक है। और प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। तो आप देख सकते हैं प्राचीन भारत में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अभी हम लोग पर डे 100 क्वेश्चन करेंगे, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो। आज इस वीडियो का दूसरा लेक्चर है। हम लोगों को पता है कि 2023 में जो भी करना है, एक नियम है कि लगातार करना है, और हम लोग 50 क्वेश्चन पर डे लाएंगे MCQ, और जो पिछले प्रीवियस ईयर रहेगा BPSC का। और अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, अगर अच्छा नहीं लगे तो ये नहीं करें, क्योंकि हम लोग मेन टारगेट BPSC है, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत की हुई थी कहाँ? तो राजगीर में, ठीक है। राजगीर का पुराना नाम राजगिर है, ठीक है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं का मिलान करने वाला था। तो पहला जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था, प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे, निधन कुशीनगर में। तो आगे आते हैं, निधन कुशीनगर में। तीसरा क्वेश्चन है बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। और फिर आते हैं बोध गया में महाबोधि मंदिर। चौथा क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, कहाँ बनाया गया? तो गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई वहाँ बनाया गया, ठीक है। तो
गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान मिला। ठीक है, आगे आते हैं कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। और फिर 7वां क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ? तो अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ठीक है, और यहाँ 8वां क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है? तो गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था, और जिसके संस्थापक तो कौन थे? कुमारगुप्त थे, यानी सर्वप्रथम कुमारगुप्त ने ही इसमें दान दिए थे। 9 क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ बौद्ध दर्शन के लिए बहुत सारे ये यात्री आए, ह्वेनसांग आए, फायान आए इत्यादि। 10वां क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। मनसबदारी प्रथा का किससे संबंधित है? मनसबदारी प्रथा तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं 12वां क्वेश्चन में कि मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी थी गिरिव्रज, राजगिरी में और पाटलिपुत्र में। 2 ऑप्शन था उसमें, तो दोनों होगा। ठीक है, एक से अधिक ये ऑप्शन होता है वहाँ पे, लेकिन हम लोग दोनों याद कर लेंगे। पहले था गिरिव्रज या राजगिर था, बाद में बन गया पाटलिपुत्र, ये रिपीट होगा। 13वां क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्राचीन बोल रहा, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिव्रज पुराना नाम है राजगिरी का। ठीक है, उसके बाद आते हैं 14वां क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने किया था। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा के अपना शासन स्थापित किया था। उसके पश्चात आते हैं 15वां 16वां क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस पुस्तक में वर्णित हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, उसके बाद आते हैं, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो धनानंद था मगध के सम्राट। तब सिकंदर महान ने उस पर आक्रमण करने का अभियान किया था। उसी को बचाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत एफर्ट किया था चाणक्य के साथ मिलकर। आगे आते हैं 17वां क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था, किस चीज़ का बना था? तो लकड़ी का बना था। ठीक है, 18वां क्वेश्चन में आता है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था अष्टप्रधान का गठन। और वहाँ पे अष्टप्रधान और एक और होता है अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में थे, अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त ने प्राप्त किया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं 20वां अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से प्राप्त होता है। और फिर आगे आते हैं 21वां क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र अशोक के शासन में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका का क्षेत्र जो अशोक के शासन में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, 22वां क्वेश्चन में आते हैं, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था बौद्ध सभा। ठीक है, उसके बाद आते हैं, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है? तो प्राकृत भाषा, अधिकतर इनके शिलालेखों के प्राकृत भाषा है। और उसके बाद आते हैं 24वां में, प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि इधर से दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, इधर से दाहिने से बाईं। ठीक, उसके बाद आते हैं अशोक के धम्म। आते हैं कौन सा क्वेश्चन? 25वां क्वेश्चन पे, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो इसमें ऑप्शन ई होगा, इसमें बहुत सारे आंसर हैं। तो शांति अहिंसा होगा, बड़ों का सम्मान होगा एवं धार्मिक सहनशीलता होगा। ठीक है, तो 26वां क्वेश्चन, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो भारभू यानी बैराट स्तंभ। ठीक है, इसको 27वां क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते थे? तो प्रियदर्शी नाम से जाने जाते थे। अशोक प्रियदर्शी नाम से जाने जाते थे शिलालेखों में। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? तो राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला। ठीक है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया। मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। और मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन किस पुस्तक में किया गया है? तो इंडिका में किया गया है, इंडिका में। और पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? तो अज्ञात, इसका पता नहीं है कि किसने लिखा है पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी। ठीक है, इरिथ्रियन सी।
और 32वां क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है, उसी में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो आगे आते हैं, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासन ने अपनी राजधानी बनाई। तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासन ने अपनी राजधानी बनाई। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। यहाँ पे सर्वप्रथम 2 बार लिखा गया। और यहाँ पे आते हैं, किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। तो बीमा कटफिसेस ने किया था जारी। ठीक है। उसके बाद आते हैं, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। किसके समय में फली फूली कला की गांधार शैली। तो कुषाणों के समय में। ये इसका उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कुषाणों के समय कला की कौन सी शैली प्रसिद्ध थी। तो गांधार शैली। 36वां क्वेश्चन में आते हैं, किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत की कश्मीर में आयोजित की। तो चतुर्थ कनिष्क होगा, कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है। इसके बाद आते हैं 37 में, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। तो कनवा, यानी कनवा को कनव वंश भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किसके लेख से जुड़ा। तो हाथी गुफा लेख से जुड़ा है। ठीक है। उसके बाद आते हैं, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो गुप्त काल की विशेषता थी नगरों का क्रमिक पतन। और गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोगी बंदरगाह है कौन। कल्याणा तथा कैवे 2 बंदरगाह उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रसिद्ध है गुप्त काल में। ठीक है। उसके बाद आते हैं, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो गुप्त वंश इतना अधिक दान में दिया था किया इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। ठीक है। उसके बाद आते हैं, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो उपज का छठा भाग था, यानी 1/6 भाग था जो इन्होंने भू राजस्व लिया करता था। और 43 क्वेश्चन नंबर आते हैं, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी। तो गुप्त की देन अत्यधिक थी भागवत संप्रदाय के विकास में। 44 क्वेश्चन में आते हैं, किसने सर्वप्रथम यह व्याख्या की, पृथ्वी के अपने धुरी पर घूर्णन के कारण प्रतिदिन सूर्योदय तथा सूर्यास्त होता है। तो आर्यभट्ट ने बताया कि घूर्णन के पश्चात ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त होता है। ठीक है। कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। उसमें सुश्रुत होगा, जो शल्य क्रिया के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं है, ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर नहीं है, वो उसमें बीपीएससी के गाइड में लिखा हुआ। ठीक है। तो 46 में आते हैं, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग थे जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ठीक है। उसके बाद आते हैं, ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन में प्रसिद्ध नगर कौन था। तो मथुरा था। मथुरा सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। और कविवाण यानी वानभट्ट कहाँ का निवासी था। तो पाटलिपुत्र का निवासी था। ठीक है। कविवाण भट्ट कहाँ का निवासी था। तो पाटलिपुत्र का निवासी था। चीनी यात्री इत सिंह बिहार भ्रमण कब किया था। तो 675 से 85 ईस्वी के बीच में वे बिहार में आए थे, नालंदा विश्वविद्यालय तक। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये, समझ सकते हैं आप, दोनों सिमिलर है। ठीक है। आगे आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। कुमारगुप्त। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसका PDF कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स। हम लोग इस मिशन के तहत काम कर रहे हैं और जो भी करना है कंटिन्यू करना है। 50 क्वेश्चन पर डे करना है और वो क्वेश्चन घटना चक्र में से रहेगा। और बाकी ये सब अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। ठीक। घटना चक्र में से प्राचीन भारत का इतिहास है जिसमें 20 क्वेश्चन बचे हुए, वो आज देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजा का संपर्क था कहाँ से। जावा, सुमात्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। तो बालपुत्र देव। तीसरा क्वेश्चन आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। तो तुर्क मुस्लिम था उसमें, लेकिन इसमें तुर्क मुस्लिम होना चाहिए। और फिर आते हैं, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो चंदेल। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल। वो कब से कब तक थे, 950 से 1050 के बीच में। ठीक है। इसका और मध्य में ये खजुराहो मंदिर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। ठीक है। और फिर आते हैं, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है। तो धर्मपाल है। धर्मपाल कहाँ है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो भागलपुर जिला में है। अगला क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन, संगम साहित्य में उल्लेख किस राजवंश का हुआ। संगम साहित्य में किस राजवंश का उल्लेख हुआ। तो चोर, चोल, पांड्य, बस यही तीनों वंश का उल्लेख संगम साहित्य में। और फिर आते हैं संगम, अगला क्वेश्चन आते हैं, संगम युग में उरय
उरैयूर किस लिए विख्यात था? उरैयूर तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। चोलों की राजधानी, यह चोलों की राजधानी उरैयूर था और किस लिए विकसित था? तो कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखदत्त। जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आते हैं 9 क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो के लेखक तो चंद्रवरदायी थे। ये पृथ्वीराज तृतीय के बारे में लिखे थे। और अगला आते हैं स्वप्न वासोदत्ता के लेखक कौन है? तो भास। स्वप्न वासोदत्ता के लेखक कौन है? भास। और कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कालिदास, जिसमें 17 सर्ग है। कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग है और यह महाकाव्य है। और अगला आते हैं क्वेश्चन किरात अर्जुनियम। किरात अर्जुनियम पुस्तक किसने लिखा? तो भारवी ने लिखा। किरात अर्जुनियम पुस्तक किसने लिखा? भारवी ने लिखा। और उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो यही है प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वानभट्ट। वानभट्ट वर्धन वंश के इतिहास का वर्णन है हर्षचरित में, ठीक है। जिसका वर्णन किसने किया? वानभट्ट ने। वानभट्ट कहाँ के थे? तो पाटलिपुत्र के थे। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। और चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए। और फिर अगला क्वेश्चन आते हैं कौन सा मध्यकालीन भारतीय समाज व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल, ठीक है। 18वां क्वेश्चन पे आते हैं दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते थे? गोपुरम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपुरम कहलाते थे मंदिरों के आकर्षक द्वार और दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार, ठीक है। तो यही था प्राचीन भारत में आज टोटल इसके 18 क्वेश्चन था। और टोटल मिला के तीनों मिला के लगभग 130 क्वेश्चन के लगभग में है, जो आपको एक ही वीडियो में अगला में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।